हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें कि टॉपिक है वाटर। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर ज़रूरी प्राकृतिक स्रोत है या साधन है जो कि रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मीन्स जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है, जिसको दोबारा से न्यू फॉर्म में किया जा सकता है, क्लीन कर हमारी अर्थ सरफेस का 3/4 जो पार्ट है वो वाटर से कवर है, इसीलिए हम अर्थ को वाटर प्लैनेट कह सकते हैं। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। ये प्रिमिटिव ओशन से पता लगाया गया था कि जीवन की शुरुआत 3.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर हुई थी। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, तो 3.5 बिलियन में 350 करोड़। इसका मतलब 350 करोड़ साल पहले जीवन की शुरुआत हुई थी पृथ्वी पर, ऐसा हमें प्राचीन सागर से पता लगता है। लेकिन आज भी ओशन कवर करते हैं अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट और सपोर्ट करते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ओशन वाटर सैलाइन है, जो कि बहुत ज़्यादा नमक है उसमें, वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक नहीं है। फ्रेश वाटर सिर्फ 2.7% है और इसका भी 70% जो है वो आइस शीट्स में या फिर ग्लेशियर्स में है, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड या फिर माउंटेन रीजन्स में। मतलब जो आइस शीट्स बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है, या फिर ग्लेशियर्स, हिमनद या फिर हिमनदी हम इनको कहते हैं, जो कि स्लोली मूव करते रहते हैं। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। इनकी लोकेशन ऐसी है कि उन तक पहुंचना ईजी नहीं है। सिर्फ 1% जो फ्रेश वाटर है वही अवेलेबल है और ह्यूमन यूज़ के लिए सूटेबल है, जो कि ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, या फिर जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है उस फॉर्म में पाया जाता है। बॉक्स में देख लेते हैं। 1975 में वाटर का कंजम्पशन ह्यूमन 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर किया करते थे, लेकिन ये 2000 में बढ़कर 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर हो गया। अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर इन अ ईयर। अगर एक टपकता हुआ टैप है वो वेस्ट कर सकता है 1200 लीटर वाटर एक साल में, इसीलिए हमें ड्रिपिंग टैप को ठीक कराना चाहिए। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। जबकि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही प्रीशियस सब्सटेंस है अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर। वाटर को ना ही ऐड किया जा सकता है, ना ही बढ़ाया जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है पृथ्वी पर। इसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो उतनी ही रहती है, बस जो इसकी अबंडेंस है यानी जो अधिकता है वो कम ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट मोशन की वजह से, जैसे जो साइकिलिंग होती है थ्रू द ओशंस, एयर, लैंड और दोबारा से थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। ये हमें ऑलरेडी पता है जो वाटर साइकिल में होता है, किस तरीके से वाटर मूव करता रहता है वाटर साइकिल में। Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Humans use करते हैं काफ़ी ज़्यादा वाटर को, ना ही सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए बल्कि प्रोडक्शन के लिए भी। जैसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज़ किया जाता है डैम्स में। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ऐसे ही फूड की डिमांड और कैश क्रॉप्स की डिमांड भी बढ़ रही है। और जो बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, जो कि मेजर फैक्टर्स हैं फ्रेश वाटर की सप्लाई की शॉर्टेज में। ये किस वजह से हो रहा है? या तो जो वाटर सोर्सेज हैं वो ड्राई हो रहे हैं, जो कम होते जा रहे हैं, या फिर वाटर पोल्यूशन की वजह से। वाटर पोल्यूशन कब होता है? जब अनट्रीटेड वाटर, जो केमिकल्स जिसमें यूज़ किया गया होता है और उसे रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इस वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है और वो यूज़ के लायक नहीं रहता है। यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है कि जो एवरेज अर्बन इंडियन है वो यूज़ करता है 135 लीटर वाटर एवरी डे, और इसमें बताया है कि वो किस किस चीज़ में यूज़ करता है: ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, फ्लशिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, गार्डनिंग। और टोटल 135 लीटर
वो यूज़ करता है पर पर्सन पर डे। तो आपको इसमें सजेस्ट करने हैं कि आप कुछ तरीके बताओ जिससे कि इस पानी के यूजेस को कम किया जा सके। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। देयर इज स्केरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की कमी है, जैसे अफ्रीका में, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए के कुछ पार्ट्स में, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में, साउथ अमेरिका के पार्ट्स में और ऑस्ट्रेलिया में जो फ्रेश वाटर सप्लाई है उसकी शॉर्टेज है। ऐसी कंट्रीज़ जो क्लाइमेटिक जोन्स में हैं, जहाँ पर ड्राउट की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पर वाटर स्केरसिटी की प्रॉब्लम होती है। वाटर की शॉर्टेज सीजनल वेरिएशन की वजह से भी हो सकती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन, अगर रेनफॉल कम हुआ है उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर ओवर एक्सप्लॉइटेशन, उसका ज़्यादा यूज़ किया गया है, वेस्टेज की गई है, या फिर वाटर सोर्सेज को कंटामिनेट किया गया है, ख़राब किया गया है। डू यू नो, क्या आपने कभी वाटर मार्केट के बारे में सुना है? सौराष्ट्र रीजन में अमरेली सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 1.25 लाख्स है, जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट है परचेजिंग वाटर, जो कि पानी वो खरीदते हैं, पूरी तरह से वो इस पर निर्भर हैं कि वो पानी खरीद कर यूज़ करते हैं नियर बाय तालुकाज से। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। साफ और पर्याप्त पानी के जो स्रोत हैं वो एक मेजर प्रॉब्लम बन गई हैं आज वर्ल्ड में। इसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, जबकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसके ओवर यूज़ या पोल्यूशन की वजह से ये अनफिट हो जाता है, जिसे यूज़ नहीं किया जा सकता। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली treated sewage, agricultural chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants। जो पानी बिना साफ किए इंडस्ट्रीज से निकलता है, जिसमें केमिकल्स होते हैं, एग्रीकल्चरल केमिकल्स हैं या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, जैसे ही वो वाटर बॉडीज़ यानी रिवर्स में जाते हैं तो पानी बिल्कुल ख़राब हो जाता है, वो किसी यूज़ का नहीं रहता है। यहाँ पर यमुना रिवर की पिक्चर दी हुई है और बताया गया है, देखो कि कितना ज़्यादा ये पॉल्यूटेड हो रही है। क्यों? क्योंकि सीवेज की वजह से या फिर इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स और गार्बेज की वजह से ये पॉल्यूट कर देते हैं वाटर को। नाइट्रेट्स होता है इनमें, मेटल्स की वजह से और पेस्टिसाइड्स की वजह से। ज़्यादातर जो केमिकल्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो ह्यूमन बॉडीज़ में पहुंच जाते हैं वाटर के थ्रू। जब वो ऐसा ख़राब पानी को पिएंगे और वो ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो वो उनको फिर नुकसान पहुंचाता है। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट्स सूटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़। वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, कंट्रोल यानी नियंत्रण किया जा सकता है, अगर हम इन एफ्लुएंट्स को पहले ही साफ़ कर दें, रिवर्स में डिस्चार्ज करने से पहले ही अगर इन्हें क्लीन कर दिया जाए तो। फॉरेस्ट है और जो बाकी वेजिटेशन कवर है वो स्लो करता है सरफेस रन ऑफ को और रिप्लेनिश करता है अंडरग्राउंड वाटर को। अगर फॉरेस्ट हो गए या फिर और वेजिटेशन होगा, पेड़ पौधे होंगे, वो सरफेस रन ऑफ को कंट्रोल करता है, वाटर को सेव करता है और रिप्लेनिश करता है अंडरग्राउंड वाटर को। वाटर हार्वेस्टिंग एक और मेथड है जिससे कि सरफेस रन ऑफ को सेव किया जा सकता है। वाटर को यूज़ किया जाता है सिंचाई के लिए खेतों में, कैनल्स को प्रॉपरली तरीके से यूज़ करना ताकि जो वाटर लॉस है उसको बचाया जा सके। स्प्रिंकलर्स इफ़ेक्टिवली यूज़ किए जाने चाहिए इरिगेशन के लिए, ताकि जो वाटर लॉस होता है सीपेज यानी लीकेज की वजह से या फिर इवेपोरेशन की वजह से उसको कम किया जा सके। जैसे कि ड्राई रीजन्स है जहाँ पर ज़्यादा रेट है इवेपोरेशन का, वहाँ पर ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन काफ़ी यूज़फुल है। जो हमारा वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं अगर हम ये अडॉप्ट करते हैं कुछ मीन्स ऑफ कंजर्वेशन को। यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है वाटर स्प्रिंकलर की, जिसके थ्रू फील्ड्स में पानी का छिड़काव हो रहा है। यूज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिससे कि रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है रूफ टॉप्स पर और उसे एक ऐसी लोकेशन पर डायरेक्ट किया जाता है जहाँ पर पानी को स्टोर किया जा सके फ्यूचर यूज़ के लिए। ऑन एन एवरेज
अगर बात करें तो जो एक बार रेनफॉल होता है, अगर रेनफॉल 2 आवर्स तक होता है तो वो इनफ होता है जिसमें 8000 लीटर ऑफ वाटर को सेव किया जा सकता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें एक स्टोरी दी हुई है। कुछ स्कूल के बच्चे हैंडीक्राफ्ट्स के एग्जीबिशन में जाते हैं और वहाँ पर जो आर्टिकल्स होते हैं एग्जीबिशन में वो कलेक्ट किए गए होते हैं कंट्री के डिफरेंट पार्ट से। मोना एक बैग को उठाती है और कहती है दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। उसकी टीचर कहती हैं यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, ये जूट से बना हुआ है। वो बास्केट्स और लैम्पशेड्स चेयर्स जो कि केन्स और बैम्बूज से बने हैं। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स हैं इंडिया के जहाँ पर बैम्बू ग्रो किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। जैसी एक्साइटेड होती है जब वो सिल्क स्कार्फ देखती है, कहती है सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, और फिर उनकी टीचर एक्सप्लेन करती है कि सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से जो कि जिनका पालन पोषण मलबरी ट्रीज पर किया जाता है। अब बच्चे समझ पा रहे होते हैं कि प्लांट्स हमें कितनी तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एग्जिट करती है एक नैरो जोन में जो कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बिटवीन होता है, जिसे हम बायोस्फेयर बोलते हैं। इस बायोस्फेयर में लिविंग बींग्स इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए। ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसे इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ब्रीथिंग के लिए, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि क्रॉप्स को ग्रो किया जा सके, एक्ट करते हैं एज शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइल ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज़। पेपर जो हमारी स्टडीज़ के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं प्लांट्स के। यहाँ पर एक मेडिसिनल हर्ब दिखाई हुई है, ब्रह्मा कमल जिसका नाम है, एक मेडिसिनल हर्ब। Vultures in the Indian subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वल्चर्स की डेथ हो रही थी किडनी फेलियर की वजह से, और ये बाद में पता लगाया गया जो मरे हुए पशु थे, मवेशी थे, उनको खाने की वजह से ऐसा हो रहा था क्योंकि डाइक्लोफेनाक दी हुई थी जो कि उनकी बॉडी में डिज़ोल्व नहीं हो पाती थी। एक पेन किलर है जो कि सिमिलर है एस्पिरिन या फिर इबुप्रोफेन की। उसके बाद में ये कोशिश की गई कि इस ड्रग को बैन किया जाए लाइव स्टॉक यूज़ में, पशुपालन में और वल्चर्स के पालन पोषण में। वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट, हाइड्स, वूल। इंसेक्ट्स जैसे कि बीज है हमें हनी प्रोवाइड करती हैं, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर। ये फ्लावर्स के पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं और एज अ डीकम्पोजर इकोसिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स का मतलब यहाँ पर पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं। जब एक इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ मूव करता है जो कि सेम स्पीसीज का होता है, तब ये पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाते हैं और पॉलिनेशन होता है जिससे कि सीड्स बनते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। और डीकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं कैसे, यानी वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं। बर्ड्स इंसेक्ट्स खाते हैं इसलिए वो एक्ट करते हैं एज अ डीकम्पोजर। वल्चर क्योंकि उनकी एबिलिटी होती है कि वो डेड लाइफ स्टॉक, मरे हुए पशुओं को खाते हैं, तो वो भी एक वाइटल क्लेंजर है एनवायरनमेंट में। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल और एंड इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। कोई भी एनिमल चाहे वो बड़ा है या छोटा है, वो सभी ज़रूरी हैं इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल बर्ड दिखाया गया है, अ ब्लू किंगफिशर। Distribution of natural vegetation. The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. Vegetation की growth यानी पेड़ पौधों की, वनस्पति की जो growth है वो डिपेंड करती है
टेम्परेचर पर और मॉइस्चर पर, तापमान और नमी पर। मेजर वेजिटेशन टाइप हैं वर्ल्ड में जिनको ग्रुप किया गया है एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, वहाँ पर आपको बड़े बड़े ट्रीज दिखाई देंगे। ऐसे फॉरेस्ट जो एसोसिएटेड हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई है, और जैसे जैसे मॉइस्चर अमाउंट डिक्रीज़ होता है, ट्रीज़ का साइज़ भी कम हो जाता है और उनकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, वहाँ पर शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज़ मिलते हैं, ग्रासेस मिलती हैं, जिससे कि ग्रासलैंड्स क्रिएट होते हैं वर्ल्ड में। ड्राई एरियाज जहाँ पर कम रेनफॉल होता है, वहाँ पर थोर्नी श्रब्स यानी जो कटीली झाड़ियाँ हैं, श्रब्स हैं, स्क्रब्स ग्रो करते हैं। ऐसे एरियाज़ में प्लांट्स की काफ़ी डीप रूट्स होती हैं और लीव्स थोड़नी होती हैं, वैक्सी सरफेस होता है जो हेल्प करता है मॉइस्चर लॉस को कम करने में बाय ट्रांसपिरेशन। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइकन्स। टुंड्रा वेजिटेशन में मॉसेस और लाइकन्स होते हैं। Forests are broadly classified as evergreen and deciduous depending on when they shed their leaves. फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया गया है एवरग्रीन और डेसिडियस में। ये डिपेंड करता है कि कब वो अपनी लीव्स को शेड करते हैं, झाड़ते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट अपनी सभी लीव्स को एक साथ शेड नहीं करते हैं, लेकिन जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड करते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, ताकि वो जो मॉइस्चर का जो लॉस हो रहा है उसको कंजर्व कर सके थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये जो फॉरेस्ट है इनको क्लासीफाई किया गया है एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ये बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स। उनकी लोकेशन क्या है अलग अलग लैटिट्यूड्स में, इसके बेस पर। वेरियस फॉरेस्ट टाइप के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन और जो एसोसिएटेड एनिमल लाइफ है उसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास 7th में हमने पढ़ा था। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले 2 centuries पहले, 200 साल पहले नहीं हुआ करते थे। और एक बड़ा एरिया फॉरेस्ट का क्लियर किया जाता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली। पूरे वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट कवर है वो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है, इसीलिए इस वैल्यूएबल रिसोर्स को कंजर्व करने की एक बहुत ही बड़ी ज़रूरत है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। प्लांट शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, और वो एक साथ मिलकर इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। जैसे ही क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंसेस की वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है उसको नुकसान पहुंच रहा है। काफ़ी सारी स्पीसीज़ जो वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड हो गई हैं, कुछ जो हैं बिल्कुल ख़त्म होने की पोजीशन पर है। डिफॉरेस्टेशन, जैसे पेड़ों को काटा जाता है सॉइल इरोजन की वजह से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये कुछ ह्यूमन मेड और नेचुरल फैक्टर्स हैं जो कि एक साथ एक्सेलरेट करते हैं एक्सटिंक्शन के प्रोसेस को। एक और जो मुख्य कंसर्न है वो है कि जो ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं शिकार की, जिसकी वजह से जो कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से कम हो रही हैं। एनिमल्स का, जानवरों का शिकार किया जाता है उनकी स्किन्स के लिए, हाइड्स के लिए, नेल्स के लिए, टीथ्स, हॉर्न्स या फिर उनके फेदर्स के लिए, उनके कलेक्शन या उनका इलीगल ट्रेड करने के लिए। कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोर्स, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक। इनको हम कंजर्व कर सकते हैं अगर हम अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, जागरूकता को बढ़ाते हैं लोगों के बीच। ब्लैक बक को यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में, इसको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाया गया है ताकि नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। अगर जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं
उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए तो एनवायरनमेंट में बैलेंस संतुलन बनाया जा सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो वर्ल्ड के सेवरल पार्ट्स में वो डिस्टर्ब कर रही हैं नेचुरल हैबिटेट को काफ़ी सारी स्पीसीज़ के। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स और बर्ड्स को मारा गया है, शिकार किया गया है, उसकी वजह से या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं या फिर वो बिल्कुल ऐसे पोजीशन पर आ गए हैं कि वो ख़त्म हो सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, जागरूकता जो अभियान है, सोशल फॉरेस्ट्री है, वन महोत्सव है, इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रीजनल और कम्युनिटी लेवल पर स्कूल चिल्ड्रंस को एनकरेज किया जाना चाहिए, उनको विज़िट करानी चाहिए नेचर कैंप्स में, ताकि वो अप्रिशिएट कर सकें अलग अलग स्पीसीज़ के हैबिटेट को। कई देशों में ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसमें कि एनिमल्स या बर्ड्स को मारना या फिर उनका ट्रेड करना इलीगल किया गया है। इन इंडिया किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स हैव बीन बैंड। इंडिया में भी इनकी किलिंग पर बैन किया गया है। नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जो प्रोटेक्ट करता है एक या उससे ज़्यादा इकोसिस्टम की इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए। An international convention CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स जिसको एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें लिस्ट किया गया है कई सारी स्पीसीज़ को, एनिमल्स और बर्ड्स की, जिनका ट्रेड प्रोहिबिट किया गया है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। प्लांट्स और एनिमल को बचाना ये हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? ये सीरीज़ हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ की जो कि लिंक्ड हैं एक ग्लोबल नेटवर्क से, जिसमें कि डेमोन्स्ट्रेट किया गया है रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन और डेवलपमेंट। एलिफेंट हर्ड को दिखाया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में। डू यू नो साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच, जिसमें इंश्योर किया गया है इंटरनेशनल ट्रेड वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, वो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लगभग 5,000 स्पीसीज़ जो हैं एनिमल्स की और 28,000 स्पीसीज़ प्लांट्स की, जिनको प्रोटेक्टेड में लिस्ट किया गया है। बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कॉरल्स, ऑर्किड्स एंड एलोज इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर 2 फिनिश हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।